ये एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो अपन को पता है करंट दो टाइप के रहते हैं, जैसे एक डीसी रहता है, एक एसी रहता है। तो डीसी करंट वो करंट होता है जिसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे दिस करंट डू नॉट चेंज डायरेक्शन विद द टाइम, मतलब जो टाइम के साथ में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जैसे अगर टाइम के साथ में अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ करंट वर्सेस टाइम, तो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। दूसरा होता है एसी। तो वोल्टेज दैट वेरीज लाइक साइनोसॉइडल फंक्शन विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। टाइम के साथ में साइन साइन फंक्शन की तरफ बिहेव करता है। साइन फंक्शन कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, उस तरह बिहेव करता है या उस तरह जो है वो दिखाता है अपना ट्रेंड, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इस वोल्टेज के द्वारा जो करंट निकलता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइम के साथ में डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे ये स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन एसी कैसे होता है, एसी आपका ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से डायरेक्शन जो है वो चेंज करते रहता है। तो क्या होता है भाई, ये तो अपना आपका ये आ गया कि भाई डायरेक्ट करंट आ गया। तो इसमें तो अपन को इसकी वैल्यू पता है कि भाई इतनी इसकी वैल्यू है, जैसे 10 एम्पियर है, तो ये तो सेम ही रहने वाली है। लेकिन इसमें क्या है कि चूंकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसकी दो तीन वैल्यू निकलती है। जैसे कि इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है, तो उसको एवरेज करंट बोलते हैं, एवरेज जैसी वो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर बोलते हैं कि जैसे ये 10 एम्पियर है, ठीक है। अगर मैं इसको एक वायर में 10 एम्पियर का करंट डीसी करंट डालता हूँ, तो इसके कारण क्या होगा, इसमें हीटिंग होगी। हीटिंग होगी मतलब क्या होगा, पावर। इसके कारण क्या होगा, पावर डेवलप होगा। और उस पावर कौन सी फॉर्म में निकलेगा, हीटिंग की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो जैसे इसके बाद में कुछ पावर निकला, ठीक है। तो सेम पावर अगर मैं 10 एम्पियर एसी देता हूँ, ठीक है, इस सेम करंट में सेम वायर में, तो फिर कितना पावर निकलेगा, ठीक है। तो जो वो पावर निकलेगा, ठीक है, अगर मैं 10 एम्पियर एसी देता हूँ, तो मतलब अगर वो सेम पावर निकालना, जैसे 8 जूल हो गया, जैसे एनर्जी है, तो 8 जूल यहाँ पे भी हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट गया था उसमें, ठीक है। क्योंकि अपन इसमें 10 एम्पियर नहीं बोल सकते, क्योंकि अपना करंट जो डायरेक्ट मतलब हर टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जितना ये सेम पावर डीसी की जगह एसी में भी प्रोड्यूस होगा, और जो करंट की उस टाइम वैल्यू होगी, उस वैल्यू को बोला जाता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। भाई सेम पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये पर आप आगे पढ़ेंगे वैसे। और इस चैप्टर में अपन ये पढ़ने वाले कि एसी को अपन जब कैपेसिटर में, रजिस्टर में और इंडक्टर में गुजारते हैं, तो क्या क्या फ़र्क देखने को मिलता है, और कितना करंट, कितना पावर और कितना वोल्टेज जो है वो मतलब कैसे निकालते हैं, वो अपन इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले अपना है कि एसी वोल्टेज अगर अपन रजिस्टर में अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या दिखेगा, ठीक है। सो एसी वोल्टेज है तो हमें हमेशा ये वाला फंक्शन लेना है। जब भी वोल्टेज लिखूंगा मैं हमेशा ये लिखूंगा, ठीक है, मतलब साइनसॉइडल फंक्शन लिखूंगा। तो इसमें क्या है, वी एम तो एक क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये वेव का बेसिकली वेव का फार्मूला लिखा हुआ है, तो ज़्यादा घबराना नहीं, इसको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। तो ये वेव का फार्मूला है। सो इसमें क्या है, ये जो डब्ल्यू एम है, सॉरी वी एम है, ये क्या है, ये मैक्सिमम, इसकी जितनी मैक्सिमम हाइट होती है ये वी एम है, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी बताया कि कुछ एवरेज वैल्यू अलग होगी, कुछ आर एम एस वैल्यू अलग होगी। तो जैसे आर एम एस वैल्यू है वी है, ठीक है, तो वो क्या होगी, इस मैक्सिमम से कम होगी, ठीक है। अब कितनी होगी वो अपन निकालेंगे। सो ये इसका बेसिक मतलब, यहाँ से अगर अपन एक सर्किट में एक रजिस्टर लगा दिया, एक उसमें पोटेंशियल जोड़ दिया, एसी करंट जोड़ दिया, तो वो पोटेंशियल कितना देना है अपन को, इतना देना है, ठीक है। इतना पोटेंशियल अपन दे रहे हैं। नाउ इसमें लगाते हैं किरचॉफ लॉ। तो जैसे ही किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई आर, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, सप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ से ये करने के बाद में आपका ये मैंने ये कर दिया, देखो आई निकाल दिया, आई निकाल दिया तो आर इसके डिवाइड में चला गया, तो आर इसके डिवाइड में चला गया तो क्या आ गया, वी एम बाई आर। तो ये वी एम बाई आर क्या हो गया, इसको मैं आई लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से आई कितना आ गया, वी बाई आर। तो वी बाई आर यहाँ से कितना आ गया, आई एम, ठीक है। सो वेयर करंट आई एम इज गिवन बाय वी एम बाई आर, ठीक है। तो आपको सिंपल अगर ऐसा सर्किट दिया जाए और बोला जाए कि आप इसमें करंट निकालिए कितना होगा सर्किट में, तो आप मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल अपन उसमें कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि इसका डायग्राम अगर अपन बनाएं, तो जैसे ये पोटेंशियल का डायग्राम है, ठीक है, और ये करंट का डायग्राम है, तो ऑब्वियसली
पोटेंशियल से डिवाइड में कुछ कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है, इसलिए क्या होगा, करंट हमेशा कम होगा, तो करंट का हाइट कम है देखो। लेकिन एक चीज़ आप जानते होगे कि जब करंट जीरो है तब पोटेंशियल भी जीरो है, ठीक है। जब करंट मैक्सिमम है तब पोटेंशियल भी मैक्सिमम है, जब जीरो है तब जीरो है, जब मिनिमम है तब मिनिमम है, ठीक है। मतलब दो मतलब जो करंट और पोटेंशियल है, करंट और पोटेंशियल जो है वो उनका मैक्सिमा, उनका मिनिमा और उनका जीरो एक साथ आ रहा है, ठीक है। मतलब वो क्या है, इन फेज है। क्या है, इन फेज है, मतलब क्या है, सिंक है बेसिकली, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखोगे बोथ वी एंड आई रीचेज जीरो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एट सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम में आ रहा है, क्लियरली वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ठीक है, इन फेज में विथ ईच अदर। द सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट, अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं करंट का सम कर लूँ तो ये पोटेंशियल या करंट किसी का भी सम कर लो, जैसे ये करंट का सम कर लिया तो यहाँ से ये यहाँ पे, तो ये हिस्सा पॉजिटिव, इतना का इतना नेगेटिव, तो अगर मैं इसका सम करता हूँ तो कितना हो गया, नेट करंट तो जीरो आ गया, ठीक है। नेट करंट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो क्या नेट करंट जीरो आ गया तो पावर भी जीरो होगा क्या, नहीं, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई में अगर आप पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो, स्क्वायर आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों को ये ऐड करेगा, मतलब स्क्वायर में तो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क ही नहीं पड़ता ना, नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो द सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यू ओवर वन साइकिल is 0 and the average current is 0. The fact that the average current is 0 however does not mean that the average power consumed is 0, ठीक है। करंट जीरो इसका मतलब ये नहीं कि पावर भी जीरो है, ठीक है। दैट देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी और पावर डिसिपेट तो होगा ही, क्यों, क्योंकि जूल्स हीटिंग के हिसाब से पावर कितना होता है, आई स्क्वायर आर एंड डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप आई नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव रखो, ठीक है। नाउ अब इसमें रजिस्टर में अपन ने क्या निकाल दिया, करंट निकाल दिया, करंट कितना होगा। अब अपन ने फेज से भी निकाल दिया, मतलब अपने ड्रॉ करके, ठीक है। अब अपन को देखना है कि पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन बाय इन रजिस्टर। ये भी देख लिया कि भाई करंट नेगेटिव पॉजिटिव है लेकिन पावर जीरो तो नहीं होगा, तो कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला उसका आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो इसमें आई स्क्वायर आर लगा दूँ, आई कहाँ से निकल गया, आई एम साइन ओमेगा टी से निकल गया, ठीक है। अब इसका लेना है एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ पी ओवर वन साइकिल, इसका एवरेज ले लो ठीक है। तो अगर आप इसका एवरेज लेते हो तो देखो क्या मिलता है आपको, आई एम कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो एवरेज निकालना है अपन को साइन ओमेगा का, ठीक है। तो साइन ओमेगा का साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज आता है वो कितना आता है, 1/2। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बेसिकली डायरेक्ट आइडेंटिटी है। फिर अगेन आप इसका एवरेज लोगे तो ये तो कांस्टेंट आ गया पहला टर्म, दूसरे टर्म का एवरेज लोगे, और ये साइन ओमेगा टी का अगेन टाइम डिपेंडेंट कॉस और साइन जो फंक्शन होते हैं इसका कैसा होता है ग्राफ, ऐसा ही तो होता है। तो अगर आप इसका एवरेज लोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एवरेज कितना आ गया, इस तरीके से आपको निकालना है, कितना आ गया, जीरो। तो आपके पास क्या बचा, ये पहला टर्म मतलब हाफ कितना बचा देखो, ये 1/2 इंटू वन मतलब हाफ माइनस 1/2 इंटू कॉस ओमेगा टी, ये टर्म तो जीरो हो गया तो क्या बचा हाफ, तो इसका एवरेज कितना आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हाफ, तो आप जैसे ही हाफ लिखोगे तो आपके पास जो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा, दिस इज व्हाट एवरेज पावर कंज्यूम बाय रजिस्टर, ठीक है ये एवरेज पावर है। नाउ अभी भी मैंने बताया था कि अगर मैं इस पावर को मुझे कंपेयर करना है डीसी की पावर से, ठीक है, इस पावर को मुझे कंपेयर करना है किससे, डीसी के पावर से। तो डीसी का पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। डीसी का पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए, आई स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो वो कब आएगा, देखो आई स्क्वायर क्या कब आएगा, जब आई स्क्वायर इज इक्वल टू मैं 1/2 आई एम स्क्वायर इतना करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या लेता हूँ रूट ले लेता हूँ। सो आई इज इक्वल टू वॉट, आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सो आई एम डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। सो इस वैल्यू को जो बोला जाता है वो बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू, ठीक है। RMS वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आपका जो मैक्सिमम करंट है उसमें √2 से डिवाइड दे दो, ठीक है। कैसे निकलेगी, मैक्सिमम करंट है उसमें √2 से डिवाइड दे दो, ठीक है। नाउ ये देखो टू एक्सप्रेस AC power in same form of DC power I square R,
स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड एंड यूज्ड, इट इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव करंट, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट या फिर इफेक्टिव करंट। जो फार्मूला आया उसमें इस फॉर्म में बदलना है, तो ये किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर के बराबर होगा, वो मैंने बराबर कर लिया और इससे मैंने RMS की वैल्यू निकाल दी। देखो रूट मीन स्क्वायर आपको उल्टा करना है, ठीक है, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है, ठीक है। अगर कोई भी करंट है आई तो इसमें पहले क्या करोगे, स्क्वायर, फिर इसका मीन निकालोगे, फिर उसका रूट करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो वही आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है, इसका फिर क्या निकालोगे, मीन निकालोगे, मतलब 2 से डिवाइड दोगे, फिर इसका रूट कर लोगे, सेम वैल्यू आ जाएगी IM/√2, ठीक है। तो IM/√2 इज़ व्हाट, RMS वैल्यू। मतलब जब भी आपको RMS वैल्यू निकालनी है आपको √2 से डिवाइड करना है, सिंपल। किसको, मैक्सिमम करंट को। I max is the maximum current. In terms of I, the average power denoted by, so average power क्या हो गया, I²R, मतलब वही मैंने अभी जो सेम बताया था आपको। और यहाँ से सिमिलरली वी डिपेंड RMS वोल्टेज और इफेक्टिव वोल्टेज। तो अगेन RMS वोल्टेज भी है तो आपको क्या करना है, √2 से डिवाइड देना है, ये बात याद रखना, ठीक है। सो अगर मैं इसको इस फॉर्म को मैं अगर आगे कंटिन्यू करूँ RMS के फॉर्म में, तो बस दोनों तरफ √2 से डिवाइड दे दो, √2 से डिवाइड दे दो, आपका आ गया V=IR, मतलब सेम आपका DC जैसा का जैसा AC का भी फार्मूला आ गया, सेम फार्मूला आ गया। सो रिलेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन AC करंट एंड AC वोल्टेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ DC। AC में भी ये आया जो DC में आया है, ठीक है। दिस शोज द एडवांटेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ RMS वैल्यू। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने RMS वैल्यू ले लिया, मतलब इसकी जगह I² लिख दिया, इसलिए RMS value in terms of value, the equation of power and relation between current and voltage in AC circuit are essential the same as those for DC circuit। बस मतलब AC में भी वही होता है जो DC में होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि RMS वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको जो मैक्सिमम करंट है डिवाइडेड बाय √2 करना है, ठीक है। अगर आपको RMS वोल्टेज निकालना है तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 करना है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो अब आता है फेजर डायग्राम कि फेजर डायग्राम क्या होता है। तो फेजर डायग्राम कुछ नहीं होता भाई, अपन ने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था, क्या समझाया था कि मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, ऐसे ऐसे पूरा ग्राफ देखना पड़ा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका फेजर डायग्राम देखता तो मेरे को ये पता लग जाता कि दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल जो क्या है, जीरो है। जीरो एंगल मतलब सब कुछ एक साथ करेंगे, वो जीरो होगा तो एक साथ होगा, मैक्सिमम होगा तो एक साथ होगा, मिनिमम होगा तो एक साथ होगा, ठीक है। तो मैं उसके बीच का एंगल देख देता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज फेजर डायग्राम, रोटेटिंग वेक्टर लेते हैं इसमें। सो द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट वी यूज द नोशन ऑफ फेजर। फेजर कब काम आता है, फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट। वोल्टेज और करंट के बीच में जब फेज का रिलेशन आता है, फेज मतलब कितना एंगल है, बेसिकली इन फेज है कि नहीं है, मतलब सिंक में है कि नहीं है, ठीक है। सो अपन किसका यूज़ करते हैं, फेजर का। फेजर इज अ वेक्टर विच रोटेट अबाउट ओरिजिन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट घूमता है, ठीक है, किस स्पीड से, ओमेगा से, और किसी भी टाइम T1 पे देख लिया अपन ने। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर्स V एंड I रिप्रेजेंट द साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटीज V एंड I, ठीक है। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जैसे ये फेजर है इसका, ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये हो गया, मतलब इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे y एक्सिस पे, इसकी टोटल हाइट तो यही होगी ना। तो टोटल हाइट क्या बताती है आपको, साइनसोइडल वोल्टेज। या फिर अगर आप करंट का देखना है तो यहाँ तक होगा, तो ये क्या बताता है, आपका करंट का वैल्यू बताता है, ठीक है। तो बस कि वर्टिकल हाइट जो फेजर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ I एंड V एट एनी टाइम t, ये भी याद रखना। जो उसकी वर्टिकल हाइट होती है वो क्या देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ, या तो करंट है तो करंट, वोल्टेज है तो वोल्टेज, एट एनी टाइम t, ठीक है। तो देखो कैसे ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम, ये तो आपको पता ही है, अभी भी मैंने ड्रॉ किया था कि मैक्सिमम मैक्सिमम, जीरो जीरो, मिनिमम मिनिमम, ठीक है। तो क्या करना है, अगर मैं किसी भी टी टाइम पे देखता हूँ, किसी भी टी टाइम पे देखता हूँ, तो ये वोल्टेज है, ये करंट है। वोल्टेज की हाइट कितनी है, इतनी हाइट है, मतलब ये वाली, तो ये वोल्टेज का वैल्यू कितना हो गया, इतना, ठीक है। करंट की हाइट कितनी है, इतनी कम है, तो ये हो गया, ठीक है। अब मैंने किसी ओमेगा T1 पे देखा है, तो ओमेगा T1 घूम चुका होगा, तो ओमेगा T1 घूमा मतलब इतना घूमा, ठीक है। तो मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये पहला जो मैक्सिमम हाइट है वो किसकी की है, वोल्टेज, और दूसरी किसकी की है, करंट की। क्यों, क्योंकि ये इन फेज है, मतलब जहाँ मैक्सिमम है तो इनके दोनों के बीच में एंगल नहीं होगा, कोई ऐसे या ऐसे नहीं होगा, दोनों के बीच में जीरो एंगल, मतलब ये भी यहीं पे होगा, ठीक है। बस हाइट में फ़र्क होगा, क्योंकि हाइट में तो फ़र्क होना ही चाहिए, वोल्टेज का हाइट ज़्यादा होगा, करंट का हाइट कम होगा, ठीक है।
सो इस तरीके से आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बहुत बार ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आता ही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नहीं देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को नहीं देखता हूँ, खाली इसी को देखता हूँ, तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा ये एक तीर जो है वो एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों इन फेज है, दोनों के फेज में कोई अंतर नहीं है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो वो भी मैं देख सकता हूँ कि किसी भी टी टाइम पे मैं इसका मैग्नीट्यूड देख सकता हूँ कि भाई इतना इतना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट फेज ऑन वर्टिकल एक्सिस। क्या होता है प्रोजेक्शन? वर्टिकल एक्सिस पे होता है, मतलब उसमें उसकी टोटल हाइट देखनी होती है, ये और ये। Respectively, value of voltage generated in a voltage with frequency omega are generated. We see phases V and I for the case of resistor are the same direction, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। दिस इज फॉर ऑल टाइम्स, दिस मीन्स दैट फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है? जीरो है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। वैसे तो लाइट बल्ब ऑफ इतना पावर है, इतना वोल्टेज है, तो जो वोल्टेज दिया रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है? आरएमएस वैल्यू रहता है हमेशा। कुछ नहीं लिखा तो कौन सी वैल्यू है वो? आरएमएस वैल्यू है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, पीक वोल्टेज एंड आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, ठीक है। तो ये पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वी स्क्वायर आई, वी आई होता है बेसिकली, वी आई होता है। तो आई की जगह क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर आर। आई की जगह क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो आई इज इक्वल क्या होता है? वी बाई आर। यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या आएगा? वी स्क्वायर बाई अपन आर, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आ गया। तो वी स्क्वायर अपन आर ये पुट कर दिया तो इतना मेरा रेजिस्टेंस आ गया। फिर मेरा बोल रहा है पीक वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज कौन सा है? आर एम एस। तो आर एम एस कैसे निकालते हैं? पीक डिवाइडेड बाई रूट टू। तो पीक कैसे निकलेगा? इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो पीक निकल गया, ठीक है। अब देखो, यही तो मैं बात बोल रहा था कि आर एम एस का वैल्यू कितना आ रहा है? 222, मतलब कुछ कुछ ऐसा करंट है ना, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? 311, ये निकाल दिया। लेकिन इसका जो एवरेज कुछ आ रहा है जिसमें हीटिंग इफेक्ट जो डीसी के बराबर होगा वो कितना है? 220, ठीक है। मतलब ये जो वोल्टेज है 311 वाला, वो कितना हीटिंग देगा? इतना देगा जितने 220 डीसी होता तो देता। समझ गए? मतलब इफेक्टिव कितना है ये? इतना, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इफेक्टिव तो कितना है? 220 का ही है, ठीक है। इफेक्टिव ऑन व्हाट? ऑन हीटिंग ग्राउंड। फिर बोलता है कि द आर एम एस करंट थ्रू द बल्ब। तो आर एम एस करंट कितना है वो भी निकालना है। तो आप सीधा आर एम एस वैल्यू है, पावर है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आर एम एस करंट आ जाएगा, क्योंकि आपको आर एम एस वोल्टेज यूज़ किया तो आपको आर एम एस करंट ही मिलेगा, ठीक है। नाउ एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर, ठीक है। तो आपको वही वोल्टेज सोर्स वी इक्वल क्या लोगे? वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो फिक्स है, हमेशा लेना है। और इसमें कितना करंट या कितना लॉस वगैरह होगा, ठीक है, वो सब निकालना है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये कहाँ से आया? लेंज लॉ से अपन ने सीखा हुआ है, और सेल्फ इंडक्टेंस से भी सीखा हुआ है, ठीक है। वेयर सेकेंड टर्म इज द सेम सेल्फ इंडक्स इंड्यूस्ड फराडेज ई एम एफ इन द इंडक्टर। ये अपन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने टर्म इंडक्टर में। एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, द नेगेटिव साइन फॉलोज द लेंज लॉ, ठीक है। नेगेटिव साइन कहाँ से है? लेंज लॉ से। बस कुछ नहीं, आपको इधर इसको ट्रांसफर करना है। तो वी आपके पास कितना आ गया? वी को एल से डिवाइड होगा तो डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी जो है वो किसके इक्वल होगा? वी की जगह क्या लिखोगे? वी एम साइन ओमेगा टी। सो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आप करोगे, और दोनों तरफ डी टी से मल्टीप्लाई कर दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे ये आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा। सो आप माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। कैसे लिखते हैं इसको भाई? साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, ये जो होता है वो तो कॉस ओमेगा टी होता है पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस बाहर कॉमन ले लूँ क्योंकि मेरे पास माइनस है बाहर, या फिर माइनस जो बाहर है इसको अंदर भेज दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉस, मतलब ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू उल्टा हो जाएगा अंदर, ठीक है। सो ये हो गया, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई एम। तो आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। सो आई एम का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा वी एम अपॉन ओमेगा एल। सो ये क्या है? आई क्या होता है? वी बाई आर। सो दिस इज समथिंग मतलब एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। तो ओमेगा एल इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है
तो इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको XL से लिखा जाता है। ठीक है, तो XL, तो अब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? IM इक्वल टू VM अपॉन XL। द डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो ये चीज़ है। अब जो है इसका अपन को फेजर वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो, वोल्टेज कितना लिया था अपन ने? वोल्टेज अपन हमेशा लेते हैं VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट कितना लिया है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अगर आप ध्यान से इसी में देखोगे तो यहाँ पे ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो मतलब इसमें वोल्टेज आगे रहेगा और करंट क्या रहेगा? पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा? पाई बाई टू से पीछे रहेगा। ठीक है, करंट कितना रहेगा? पाई बाई टू से पीछे रहेगा। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट आपको फेजर भी, मतलब ये आपको डायग्राम पता नहीं हो, डायरेक्ट फेजर भी ड्रॉ करना हो, तो आप क्या करोगे? वोल्टेज आगे दिखा दोगे और करंट को जो है कितना दिखा दोगे? पाई बाई टू पीछे, कितना? 90 डिग्री पीछे दिखा दोगे। ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ किया है देखो, साइन के, अगर ये मेरा V है, ठीक है, तो मेरे को इसको पीछे दिखाना है। तो मतलब यहाँ पे ये जब मैक्सिमम होगा तो ये कितना होगा? 0 होगा, तभी तो 90 डिग्री का फर्क आएगा। ठीक है, सो ये 0 है तो ये मिनिमम है। तो इस तरीके से आप दिखाओगे तो किसी भी टी टाइम पे आप देखोगे तो ये मेरा वोल्टेज है और इसको टच करके निकालोगे तो ये कितना हो गया? करंट हो जाएगा। वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू फेज एंगल के साथ में लिखनी है, ओमेगा टी पाई बाई टू। ये ओमेगा टी है, ये सेम फेज में नहीं है ना, ओमेगा टी नहीं है, ये पाई बाई टू पीछे चल रहा है। ठीक है, देखो ये 0 पहुंच चुका है, लेकिन ये 0 कब पहुंच रहा है? पाई बाई टू के बाद में पहुंच रहा है। ये भी मिनिमम है, यहाँ से 0 पहुंच रहा है, कितना टाइम लग रहा है? ये जो वैल्यू होता है इसमें डिफरेंस होता है, इसको कितना बोला जाता है? पाई बाई टू, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडक्टर के केस में करंट जो है वो पाई बाई टू से लैग करता है। ठीक है, मतलब पीछे रहता है, और वोल्टेज लीड कर रहा है। पीछे रह रहा है तो इसको बोलते हैं लैग, आगे जा रहा है तो बोलते हैं लीड। तो यहाँ पे कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। कौन लैग कर रहा है? करंट। ठीक है, तो बस यही सब लिखा हुआ है। और अगर इसमें पावर निकालने की बात की जाए तो मैंने अभी भी बताया कि करंट को क्या लिखना है, ये वोल्टेज को क्या लिखना है, ये तो पावर क्या होता है? VI। ठीक है, तो IV आप अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगेन सेम चीज़, साइन ओमेगा टी को अभी मैंने माइनस कॉस ओमेगा टी को ये लिखा था, ये देखो यहाँ पे, ये देखो माइनस कॉस ओमेगा टी को अपन ने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखा था, ये यहाँ से ये लिखा था, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को मैं माइनस कॉस ओमेगा टी लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख दिया, देखो माइनस कॉस ओमेगा टी लिख दिया सेम चीज़ को। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्या बन जाएगा आपका फार्मूला? साइन 2 ओमेगा टी का। साइन 2 ओमेगा टी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, 2 इंटू कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो यहाँ से ये आ गया। अब अपन को क्या निकालना है? इसका एवरेज। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका एवरेज निकालना है। मैंने पहले ही बताया था, कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन रहता है साइन और कॉस, अगर वो टाइम डिपेंडेंट है, उसमें टी आ जा रहा है, तो उसका एवरेज कितना होगा? 0। तो इसका एवरेज 0 हो गया, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कितना हो गया? 0। तो मतलब ये जो सर्किट है वो पावर कंज्यूम करता है? नहीं, पावर कंज्यूम 0 होता है इसमें। रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम आ रहा था, लेकिन इसमें पावर कंज्यूम कितना है? 0 है। सिंस द एवरेज साइन ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। तो इसमें पावर सप्लाइड भी 0 और कंज्यूम भी 0 है। ठीक है, समझ गए? नाउ अब इस छोटा सा क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं। सो ये एक्सएल है, एक्सएल क्या है? ओमेगा एल। तो ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ इंटू एल। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, आपको 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो, इंटू एल, है ना। बस तो आपको ये एल दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी मतलब एफ या न्यू दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एक्सएल। आपने एक्सएल निकाल दिया, करंट निकालना है तो वी से एक्सएल को डिवाइड दे दो, आपको क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर। सेम चीज़ है। तो कैपेसिटर में क्या होता है भाई? अगर मैं डीसी वोल्टेज अप्लाई करता है, इसमें डीसी वोल्टेज अप्लाई करता है तो क्या होता है? पहले जो करंट पास होता है इसमें चार्ज इकट्ठा होता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए इसमें चार्ज इकट्ठा होता है। जब इसमें चार्ज फुल हो जाता है तो इसमें जो करंट क्या होता है? 0 हो जाता है। सर्किट में करंट क्या हो जाता है? 0 होता है। लेकिन अगर मैं एसी वोल्टेज करता हूँ अप्लाई इसमें, अगर मैं एसी वोल्टेज अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? एसी में तो प्लस और माइनस चलता है, मतलब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसा चलता है एसी, प्लस माइनस इस तरह से चलता है। तो क्या होगा? पहले साइकिल में चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है,
सो मतलब पॉजिटिव जब करेंगे तो ये चार्ज हो गया, लेकिन वापस जब नेगेटिव करंट हो गया तो ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का साइकिल चलता रहेगा और करंट कंटिन्यू रहेगा। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स इन डीसी सर्किट, डीसी सर्किट मतलब क्या होता है, करंट विल फ्लो फॉर अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, जब तक चार्ज होगा तब तक करंट फ्लो होगा। एज द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर प्लेट द वोल्टेज अक्रॉस द इंक्रीजेज, वोल्टेज उसमें बढ़ जाएगा जब चार्ज उसमें इकट्ठा होगा तो, अपोजिंग द करंट, और करंट को जो है वो रोकेगा। दैट इज अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट विल लिमिट और अपोज द करंट एज इट चार्जेस। व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज द करंट इन द सर्किट फॉल्स टू जीरो, ठीक है। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा। बट जब मैं कैपेसिटर को एसी सोर्स से कनेक्ट करता हूँ, इट लिमिट्स और रेगुलेट द करंट बट डज नॉट कम्प्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये लिमिट तो करता है, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट चार्ज हो रही है तो करंट फ्लो को अपोज तो करेगी, लेकिन पूरा जीरो नहीं कर पाती है। क्यों? द कैपेसिटर इज अल्टरनेटली चार्ज एंड डिस्चार्ज एज द करंट रिवर्सेज ईच हाफ साइकिल। पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ठीक है। जैसे हाफ हाफ साइकिल में जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो चार्ज डिस्चार्जिंग का साइकिल चलता है और करंट जो है वो जीरो नहीं होता। लेट रिवर्स हाफ साइकिल, लेट क्यू बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड, अब किसी भी टाइम पे अगर मैं सपोज कैपेसिटर की प्लेट पे क्यू चार्ज इकट्ठा हो गया है, ठीक है, तो उसमें अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा वो निकालना है। तो वी इक्वल टू क्या लिखूंगा, क्यू बाई सी। क्यों? क्यू इक्वल टू सी वी अपन ने पढ़ा हुआ है कैपेसिटर में, ठीक है। तो वी कितना होगा, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, किरचॉफ लॉ से। इसमें क्यू बाई सी वोल्टेज है और इसमें कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, वी एम साइन ओमेगा टी। ये तो फिक्स है, कब से अपन यहीं पढ़ रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे रिलेशन यूज़ करना है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये रिलेशन यूज़ करना है। सो ठीक है, सो डी क्यू बाई डी टी अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ क्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, ये क्यू का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया क्यू की जगह, ठीक है। क्यू की जगह पुट कर दिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब कॉस ओमेगा टी को मेरे को साइन में कन्वर्ट करना, तो मैं लिखूँगा साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल इसमें जो करंट आ गया वो कितना आ गया, इतना आ गया। ये जो क्वांटिटी सारा कुछ मैंने इसको आई एम बोल दिया, क्या बोल दिया, आई एम, ठीक है। सो दिस आई एम वी हैव ओमेगा सी इंटू वी एम, ठीक है। सो आई कैसा दिखता है, आई दिखता है अपना वी बाई आर, ठीक है। तो मैं वी ऊपर रखता हूँ, बाकी सबको नीचे रखता हूँ। तो दिस आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय, अब इससे ऊपर ही इसको नीचे रखना, कैसे दूंगा, 1 डिवाइड में ओमेगा सी डाल दूंगा, ठीक है। सो ये मेरा बन गया आर। बट यहाँ पे आर लिखने की वजह अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब एक्स सी 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है। सो दिस इज वी एम बाय एक्स सी, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सेम ओम ही होता है इसका यूनिट, और ये स्टेंस का जैसा ही होता है ये, ठीक है। देन वेयर एम्पलीट्यूड दिस करंट वी है, अपन ने ऐसे लिख दिया, ये निकाल दिया और ये निकल गया, ठीक है। नाउ इसको बोल देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्स सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा निकला आई का वैल्यू, लेकिन वी का वैल्यू तो अपना फिक्स है, क्या है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब दोनों में कितना फेज डिफरेंस है बताओ, कैपेसिटर में माइनस आया था, सॉरी इंडक्टर में माइनस आया था, इसमें प्लस है। देखो मतलब इसमें करंट आगे होगा वोल्टेज से, कितना, π/2 से करंट आगे होगा, वोल्टेज पीछे होगा, कितना, π/2 से। तो इसमें करंट लीड कर रहा है, उसमें करंट लैग कर रहा था, ठीक है। इसमें करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है। सो देख लो यहाँ पे फेजर डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, तो इसमें करंट लीड कर रहा है, मतलब करंट को लीड कराओ, मतलब यहाँ π/2 पहुँच गया है, तब भी ये जीरो ही है, ठीक है। ये जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो बाद में हो रहा है, पहले जीरो हो गया। दोनों के बीच में कितना दूरी है, π/2 का, ठीक है। तो जब भी ऐसा ही साइकिल आता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ तक 90 डिग्री, फिर ये पाई, मतलब ये π/2, ये पाई, ये अगेन 3π/2 और ये 2π, ये पूरा एक साइकिल 2π का होता है। 2π में एक सर्कल कंप्लीट होता है, ठीक है। सो ये जो हाफ हाफ होता है वो कितना होता है, π/2 होता है। तो इसलिए मैं हाफ बोल रहा हूँ, ये हाफ देखो, जब ये मैक्सिमम था ये जीरो हो गया, तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, फेज डिफरेंस π/2। बस अब इनका क्या ले लो, ये वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, किसी भी टी टाइम पे आपने देखा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया। इसका अब मैंने ये ऐसे क्यों बनाए हैं, क्यों, क्योंकि करंट हमेशा आगे रहना चाहिए π/2 से, तो करंट मैंने 90 डिग्री से आगे रख दिया, और वोल्टेज कितना रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए किसी भी ओमेगा टी टाइम पे, ठीक है। बाकी मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, ये π/2 करके लिखना है, रजिस्टर में सीधा ओमेगा T1 लिखते थे,
कैपेसिटर में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखते थे, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है। फिर आपको निकालना है पावर, ठीक है। सो पावर है आई वी मतलब आई एम कॉस ओमेगा टी, जैसे कि ये फॉर्मूला आया था अपना ये वाला आई एम कॉस ओमेगा टी। सो आई एम कॉस ओमेगा टी इंटू वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो साइन ओमेगा टी तो वी एम साइन ओमेगा टी तो कब से पढ़ ही रहे हैं। अगेन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये टू साइन टू ओमेगा टी बनेगा, इसके एवरेज लोगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम ये बोलेंगे कि भाई इंडक्टर में भी जो पावर कंज्यूम कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है, एक साइकिल में, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी सी दैट इन केस ऑफ इंडक्टर द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। इंडक्टर में क्या था, करंट पीछे था। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स बाय पाई बाय टू, करंट कितने में लीड कर रहा है, पाई बाय टू से लीड कर रहा है। ये एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल है, आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, है ना। फिर अपना एलसीआर सर्किट आ गया, एलसीआर मतलब जिसमें तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है। एल इंडक्टर भी आ गया, सी कैपेसिटर, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो देखो वो ऐसे है, ठीक है। तो एक सिंपल सा आपका सर्किट है, ये मैंने एक सर्किट बना दिया, इसमें एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे एक एसी सोर्स है, ठीक है। ये सी है, ये एल है, ये आर है, ठीक है, ये तीनों है। अब अपन को अगर सिंपल लिखना है तो इसका जो ओवरऑल वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, करंट तीनों सीरीज में तो करंट तो सेम ही होगा, ठीक है। तीनों सीरीज में तो करंट क्या होगा, सेम होगा। तो मैं अगर आप वोल्टेज लिखूँ तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई आर, प्लस इसके अक्रॉस कितना होगा, क्यू बाई सी, प्लस इसके अक्रॉस कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। अभी भी अपन ने पढ़ा सारा, ये तीनों को अलग अलग पढ़ा था, अभी तीनों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। मैं इसको जो सॉल्व करूँगा किससे करूँगा, फेजर डायग्राम से सॉल्व करूँगा। तो फेजर डायग्राम में एकदम सिंपल सा फेजर डायग्राम बनाता हूँ। देखो सिंपल सा फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका, कि मैं एक डायरेक्शन में बनाता हूँ आपका करंट और वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से बनाता हूँ, इसमें मेरा करंट है और करंट की ही डायरेक्शन में क्या बनाऊँगा, वोल्टेज बनाऊँगा, वी आर बोल सकते हैं इसको। क्यों बनाऊँगा, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में होते हैं, इसलिए मैंने सेम डायरेक्शन में बना दिया। लेकिन अगर आप इंडक्टर को बोलोगे तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में कौन लीड करता है बताओ, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, माइनस पाई बाई टू होता है करंट में। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा वोल्टेज किसका, इंडक्टर का, ठीक है। वोल्टेज से कितना पीछे, 90 पीछे, करंट तो यही है, करंट तो एक ही है तीनों में, तो करंट को मैंने एक डायरेक्शन में दिखा दिया, अब करंट फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखूँगा, वी सी, क्यों, क्योंकि मेरा जो कैपेसिटर है उसमें क्या होता है, करंट लीड करता है, मतलब करंट कितना है, आगे है, कितने से, 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। अब अगर मैं कोई भी केस कंसीडर करता हूँ, सपोज वी सी ग्रेटर देन वी एल में मानता हूँ सपोज, ठीक है। तो क्या होगा, ओवरऑल मैं इसको हटा के इधर लेके आ जाऊँगा, मतलब कैसे मेरा डायग्राम होगा, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी सी माइनस वी एल, ठीक है, मतलब नीचे एक डायरेक्शन में आ गया। और अगर मैं इसका मैं वो निकालता हूँ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ गया। तो इसकी जो ये हाइट है वो कितनी होगी, वी आर, ये हाइट कितनी होगी, वी सी माइनस वी एल, ठीक है। तो ये मेरा टोटल सपोज इफेक्टिव वोल्टेज वी हो गया, ठीक है। मैं इसमें लगाता हूँ और इसमें ये बेसिकली करंट है, तो करंट और इफेक्टिव, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये मेरा करंट है और ये इफेक्टिव वोल्टेज है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको बोल देते हैं फेज एंगल, फाई, ठीक है। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, देखो इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सो दिस वी स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, ठीक है, वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। अब मैं सबको वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो मैं आई आर की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज वी, मैं पहले रूट ले लेता हूँ, ठीक है, रूट ले लिया, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे आई आर में लिख रहा हूँ, सबसे मैं आई बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, सबका आर बचेगा, तो आई स्क्वायर आएगा, तो आई मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस वी सी का आर क्या होता है, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये आ गया, मतलब सब में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई था, आई आई मतलब मल्टीप्लाई था तो स्क्वायर है, तो सबका जो आई है वो बाहर आ गया। अब इस आई को मैं क्या करता हूँ, इसके डिवाइड में डाल देता हूँ, ठीक है। सो वी आई क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वी आई को बोला जाता है नेट, मतलब कितना टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो इसको दिया जाता है नाम इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या लिया जाता है नाम, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला कितना होता है, इतना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसमें एक और चीज़ होती है, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो कैसे दिख रहा है ये ट्रायंगल। अगर मैं इसको ऐसे वर्टिकल बना देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से अगर मैं इसको वर्टिकल बना देता हूँ तो ये मेरा वी है, ये मेरा वी आर है, और ये क्या है, वी सी माइनस वी एल है। मैं इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में बनाऊँ तो कैसे बनेगा, दिस ये मेरा आर होता है इसका रेजिस्टेंस, नहीं सॉरी एक मिनट, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको मैंने इसको बोला जाता है जी, बेसिकली जेड, बेसिकली इम्पीडेंस को क्या बोला जाता है, जेड। तो ये मेरा जेड है, और ये वी एल वी सी माइनस वी एल को मतलब क्या लिख सकता हूँ, एक्स सी माइनस एक्स एल, और ये वी आर मतलब आर हो गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का एक तरीके से ट्रायंगल बन गया, इसको बोला जाता है इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक है। बस सिंपल है, बस इतना ही है, इतना आप समझ लोगे तो आपका क्या हो गया, AC कंप्लीट हो गया। ये नेट रेजिस्टेंस हो गया। अब इसका आप बोले कितना करंट निकल रहा है, तो IM निकलना है तो V = IR निकाल के आप आराम से निकाल सकते हो, ये मेरा नेट रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो एक एंगल जो बन रहा है इसके बीच में वो कितना बन रहा है, फाई का एंगल, V और VR के बीच में एंगल कितना है, फाई है। तो यहाँ से टेन फाई अगर मैं निकालता हूँ, टेन फाई विच कम्स आउट टू बी दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो मतलब मैं एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे के निकलता है टेन फाई, यहाँ से मेरा फाई एंगल निकालना वो मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि मेरा एक्स सी अगर पॉजिटिव है, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है, ठीक है, पॉजिटिव तो हो गई। अगर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है तो ये मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सिंपल से वो जो कैपेसिटिव जो सर्किट है वो कैसा बनेगा, कैपेसिटिव सर्किट बनेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस मतलब ज़्यादा है उसकी, एक्स सी ज़्यादा है। अगर ये उल्टा होता है, सपोज एक्स सी एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, तो मेरा जो सर्किट है वो कैसा बनेगा, इंडक्टिव सर्किट बनेगा, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये जी मतलब दोनों बराबर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरा दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये टोटल रिएक्टेंस का जो है वो सर्किट बन जाएगा, ठीक है। यहीं पूरा अपन को पढ़ा हुआ है इसमें NCERT में, देख लो। ये सर्किट का इक्वेशन हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन फिक्स ही है, ठीक है। इन्होंने ये वाला फेजर डायग्राम कंसिडर किया है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ये लगाया है, और यहाँ से मेरा ये वैल्यू आ जाएगा IM = VM डिवाइडेड बाई दिस, तो ये मेरा टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको बोला जाता है इम्पीडेंस जेड, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो डायग्राम बना है फाइव वाला एक्स सी, यहाँ से टेन थीटा निकाला, इसको बोला जाता है इम्पीडेंस डायग्राम। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द इम्पीडेंस डायग्राम, राइट द इम्पीडेंस फार्मूला, ये वो डिराइव इम्पीडेंस फार्मूला, तो आप आराम से जो मैंने बताया वैसे सिंपल तरीके से कर सकते हो, सिंस दिस आपको लिखा हुआ है, टेन थीटा का आपका फार्मूला आ गया। तो इम्पीडेंस डायग्राम क्या होता है, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल विद जेड एज हाइपोटेन्स। आपको बोले इम्पीडेंस डायग्राम क्या होता है, तो बोलेंगे कि एक इम्पीडेंस डायग्राम राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें जो जेड क्या होती है वो हाइपोटेन्स होती है, जेड क्या है, इम्पीडेंस, ठीक है। तो वहीं दिया हुआ है कि अगर एक्स एल ग्रेटर है तो थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, फाइव पॉजिटिव हो जाएगा, और सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा, ठीक है। अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है, करंट इन द सर्किट लीड्स द सोर्स, ये तो मतलब पता ही है अपन को। अगर ये एल बड़ा होता है तो ये नेगेटिव है, और करंट इसमें मतलब सर्किट कैसा होता है, इंडक्टिव होता है। तो इंडक्टिव के केस में क्या होता है, करंट लैग कर रहा है, ठीक है। VL और I अपन ने यहाँ ड्रॉ किया था तो करंट लैग कर रहा है, अपन ने VC यहाँ ड्रॉ किया था तो करंट क्या कर रहा है, VC में लीड कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें थी। फिर अपन आते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम इसका कैसे बनेगा, LRC सर्किट का, LCR या, और इसके क्या क्या फेजर डायग्राम के डिसएडवांटेज वगैरह रहते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो फेजर डायग्राम अगर आपको बनाना है तो आप आराम से बना सकते हो कि ये मेरा क्या है, करंट, ये मेरा क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो सपोज़ किसी भी 50 डिग्री पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरा वोल्टेज मेरे को यहाँ दिखता है और करंट मेरे को यहाँ दिखता है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, फाई है, कितने में, ओमेगा टी घूमने के बाद में, ठीक है। सो
ये इस केस में है जब एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा, ठीक है, तभी मेरा करंट क्या है, आगे आएगा, ठीक है। करंट आगे आ रहा है मतलब क्या है, करंट लीड कर रहा है, मतलब मेरे अपन वी सी यहाँ ड्रॉ करते थे ना, और वी आर यहाँ ड्रॉ करते थे, और आई यहाँ ड्रॉ करते थे। क्या होता है इसमें, जब कैपेसिटेंस सर्किट होता है तो उसमें करंट लीड करता है। तो देखो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, तो मैं इसको देख के आपको बोला जाए कि ये कौन से सर्किट का फेजर डायग्राम है, तो आपको बोलना है करंट अगर लीड कर रहा है इसका मतलब ये कैसा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एल है, ठीक है। दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये मैक्सिमम यहाँ हो रहा है, ये मैक्सिमम यहाँ हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस है 5, ठीक। नाउ क्या क्या डिसएडवांटेज होता है फेजर डायग्राम का, ठीक है। तो फेजर डायग्राम क्या है, कहीं से भी शुरू हो जाता है, मतलब कहीं भी T1 आप कोई भी टाइम T1 ले लो, बस वहाँ से फेजर ड्रॉ कर दो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कहीं से भी लेना है, ठीक है। तो ये किसी जीरो स्टेट को नहीं बताता है, मतलब किसी भी टाइम पे आर्बिट्रेरी कोई भी टाइम सेलेक्ट करो उस पर शुरू हो जाता है, तो इसको बोलता है स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो कैसा है, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। देखो क्या बोलता है, द फेजर डायग्राम सेज नथिंग अबाउट इनिशियल कंडीशन, मतलब किसी T1 टाइम पे बताता है, वो इनिशियल जीरो कंडीशन पे कुछ भी टाइम कुछ भी चीज़ नहीं बताता है। वन कैन टेक एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ टी, ड्रॉ डिफरेंट फेजर विच शोज द रिलेशन एंगल बिटवीन डिफरेंट फेजर्स, द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड। अगर किसी भी टी टाइम पे अगर मैं फेजर रहता हूँ और दो वोल्टेज और करंट के बीच में मैं एंगल बताता हूँ, फेज एंगल वगैरह, तो उसको बोला जाता है अपना स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। एंड दिस इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, मतलब जीरो से चालू नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं हो रही है। तो दूसरा केस क्या है कि वी डू हैव अ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रांजिएंट सॉल्यूशन जब वी इक्वल जीरो होगा तब क्या होगा, ठीक है, तो तब भी एक सॉल्यूशन होता है, उसको ट्रांजिएंट सॉल्यूशन बोला जाता है। और जनरल सॉल्यूशन होता है वो ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और स्टडी स्टेट सॉल्यूशन का सम होता है बेसिकली, ठीक है। सो आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन डाई आउट, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन जीरो मतलब डाई आउट हो जाता है उसका इफेक्ट, एंड बिहेवियर ऑफ सर्किट इज डिस्क्राइब बाय स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। लेकिन होता तो है पहले तो उसको डिराइव अपना फेजर डायग्राम उसको कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। फिर अपना आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, देखो, रेजोनेंस इज ए कॉमन among system that have tendency to oscillate at a particular frequency. This frequency is called system natural frequency. अगर किसी के जैसे पेंडुलम होता है उसको क्या करना पड़ता है, मतलब उसकी टेंडेंसी है कि वो ऐसे 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 घूमेगा, झूला होता है वो ऐसे 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 घूमेगा, तो उसकी क्या नेचुरल टेंडेंसी है क्या होने की, ऑसिलेट करने की, ऑसिलेट करना, ठीक है। तो अगर अब उसकी नेचुरल टेंडेंसी है तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट करता है उसको बोला जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उनमें जो है वो रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर मैं उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास धक्का देता हूँ या ऐसी फ्रीक्वेंसी जब उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे और मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच करवा देता हूँ उसकी, मैं देके उसको, तो उसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि जब आपका झूला झूल रहा होता है और जिस फ्रीक्वेंसी पे झूल रहा है उसी में अगर मैं थोड़ा सा मतलब उसी फ्रीक्वेंसी पे मैं जोर लगाऊंगा तो क्या होगा, झूला बहुत आगे निकल जाएगा, समझ रहे हो। मतलब जैसे जब झूला अपने फुल स्विंग पे होता है तब अगर मैं थोड़ा सा भी धक्का दूंगा तो झूला मतलब बहुत आगे, मतलब इतनी मेरे को बिना मेहनत किए उस पर ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिलने लगता है, ठीक है, ज़्यादा दूर तक जाता है ऐसे, ठीक है। So if such a system driven by an energy source at frequency that is near to नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर मैं उसको ऐसी फ्रीक्वेंसी दूँ जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी लार्ज, उसका एम्पलीट्यूड कैसा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है भाई। सो अपन ने अभी भी पढ़ा आई एम क्या होता है, वी एम अपॉन जेड, ये मतलब एल सी आर सर्किट के लिए है। सो जेड का फार्मूला अपन को पता है, ठीक है, एक्स सी अपन को पता है, एक्स एल अपन को पता है, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इसको मैं वेरी करना, तो मेरे में कॉमन क्या चीज़ है, ओमेगा। तो अगर मैं ऐसा ओमेगा ले आऊँ जिसके लिए ये दोनों बराबर हो जाए, एक्स सी और एक्स एल बराबर हो जाए, ठीक है, तो बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड जीरो हो जाएगा, दोनों बराबर में तो कट जाएगा, तो आर आ जाएगा। सो ये दिस फ्रीक्वेंसी जो है वो वैसी फ्रीक्वेंसी क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कब होती है, जब एक्स सी और एक्स एल इक्वल होते हैं, कर दो इक्वल। तो यहाँ से मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, रूट ऑफ एल सी, दोनों को इक्वल ही तो किया है, ठीक है। सो ये मेरा ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम है क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो रही है, ये तो कंपोनेंट हट गया, खाली आर ही बच रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा भाई, आर तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, तो यही दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, दोनों के इक्वल होंगे तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। देखो अब रेजोनेंस का बढ़िया से एग्जाम्पल दे रखा है, वो देखो, रेजोनेंस सर्किट हैव अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल in the tuning mechanism of radio or TV set, the antenna of the radio
एक्सेप्ट सिग्नल फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्ट स्टेशन। जब रेडियो पहले चलता था तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे चैनल्स आते थे 94.5, 94.1 एंड 3 एंड इस टाइप के। तो उसमें क्या होता है कि रेडियो के अंदर जो है, रेडियो के अंदर अपन एक नॉब सेट करते हैं ना, ऐसे घुमाते रहते हैं, मतलब घुमाते हैं तो ये चैनल, फिर घुमाए तो ये चैनल। तो उसमें क्या हो रहा है, अंदर का जो कैपेसिटेंस है वो बदल जा रहा है। अंदर का कैपेसिटेंस बदलने के कारण क्या हो रहा है, जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी में अंदर लेके आ रहा हूँ, मतलब XC अंदर है और XL अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें फ्रीक्वेंसी मैच करवा के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस जब भी होगा तब मेरा क्या होगा, वो चैनल सेट हो जाएगा, ठीक है। बट हियर वन पर्टिकुलर रेडिएशन वी ट्यून इन ट्यूनिंग we vary the capacitance of capacitor in the tuning circuit such that the resonance frequency of the circuit become nearly equal to the frequency of the radio signal। अपन कैपेसिटेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो किससे मैच कर जाए, जो सिग्नल रिसीविंग हो रहा है उससे। when this happen the amplitude of current with the frequency of signal in the particular radio station in the current is in the circuit is maximum। तो उस सर्किट में क्या होता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अपन XC और XL को इक्वल कर रहे हैं, मतलब अगर कैपेसिटर और इंडक्टर होगा तभी रेजोनेंस होगा, अगर ये होंगे ही नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। सो दिस मीन दैट वी कैन नॉट हैव अ रेजोनेंस इन RL और RC सर्किट, ठीक है। जिसमें RL में क्या होगा, ओनली रजिस्टर एंड इंडक्टर है, कैपेसिटर तो है ही नहीं। RC में क्या होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर है, सॉरी इंडक्टर नहीं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, तो इंडक्टर तो है ही नहीं, तो भी इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। अब पावर, देखो पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर, मतलब इसमें इस सर्किट में पावर कितना जा रहा है, ठीक है। सो ये आपको पता ही है, फाई अपन ने अभी भी निकाला था, साइन ये है, ठीक है। तो V इक्वल टू IR निकालना है। सो ये I है और मैं साइन जो है वो किसी भी 5 डिग्री पे ले रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे साइन A और साइन B का फार्मूला लगेगा। तो साइन A साइन B का फार्मूला क्या होता है, साइन A इंटू साइन B, बताओ। कॉस A प्लस बी बाय 2, सॉरी कॉस A प्लस बी, कॉस A माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस A प्लस बी और कॉस A माइनस बी। आप इसको लिख भी लेना ध्यान से, साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी, ठीक है। सो इसका फार्मूला होता है, बस ये फार्मूला यहाँ पे लगाया तो उनको ये रिजल्ट मिल गया। अगेन अपन क्या निकालेंगे, इसका एवरेज लेंगे, एवरेज लेंगे तो टी का फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास ये, तो ये बच गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 को मैंने √2 से √2 कर दिया, सो ये मेरा RMS वैल्यू आ गया, तो ये मैंने V और I सीधा RMS वैल्यू लिख दिया। सो दिस इज़, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या बच रहा है, cos phi, इस cos phi को बोला जाता है पावर फैक्टर, ठीक है। तो बस यहाँ पे मतलब इसने क्या किया है, VI को अगर मैं रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो I² भी लिख सकता हूँ, ये cos phi हमेशा रहेगा। cos phi क्या है, द एवरेज पावर डिसिपेटेड डिपेंड नॉट ओनली द वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट पर नहीं डिपेंड कर रहा, बल्कि मतलब उस पर कर ही रहा है, उसके अलावा किस पे कर रहा है, cos phi पे भी कर रहा है, बट ऑल्सो ऑन द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल phi बिटवीन द क्वांटिटी, cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर ये रहता है। अब अगर रजिस्टिव सर्किट है अपने पास में, ठीक है, अगर मेरा सर्किट कैसा है, रजिस्टिव है, सो इन रजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, फाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपको पता है रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, VR और I सेम डायरेक्शन में होते हैं, अपन ने बनाया था ना ऐसा, VR एंड I सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पे VC था, यहाँ पे VL था। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रहो मन में, ठीक है। सो अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो करंट क्या, फाई क्या रहेगा, 0, फेज एंगल फाई 0 मतलब क्या होगा, कॉस्ट मैक्सिमम है, तो देयर इज अ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर प्योरली इंडक्टिव है, खाली इंडक्टिव है, ठीक है, तो इंडक्टिव है तो मेरा क्या होगा, फाई कितना होगा, 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो पावर कितना हो जाएगा, 0। अगर प्योरली कैपेसिटिव है तो क्या होना होगा, 90, तो cos 90 कितना होता है, 0, तो अगेन पावर कंजप्शन कितना हो गया, 0। अगर फाई कुछ कुछ है डिग्री पे, तो देखो इसमें लिखा हुआ है, अगर प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव है तो कॉस 0 हो जाएगा, नो पावर डिसिपेशन इन द फ्लो ऑफ सर्किट, दिस इज समथिंग रेफरेंट वॉटलेस करंट, ठीक है। सो इस करंट को बोला जाता है, अगर फाई 0 हो जाएगा तो करंट कितना बोला जाता है, इसको, इस करंट को बोला जाता है वॉटलेस करंट, ठीक है। इफ द सर्किट कंसेंट ओनली इंडक्टर और कैपेसिटर, वी नोट दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज π/2, therefore cos phi is 0 and no power is dissipated even though a current is flowing in the circuit। करंट तो होगा लेकिन पावर डिसिपेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस करंट को कौन सा करंट बोला जाएगा, वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट याद रखना।
तीसरा केस है एलसीआर सर्किट में। एलसीआर सर्किट में पावर डिसिपेटेड इज गिवन बाय फाइव, मेरा ये होता है फाइव इज नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ पावर डिसिपेट होगा, और पावर डिसिपेट कंडक्ट इन कैपेसिटर और इंडक्टर के कारण नहीं होगा। जो पावर डिसिपेट होगा वो ओनली ड्यू टू द रजिस्टर के कारण ही होता है हमेशा। ठीक है, द पावर डिसिपेट एट द रेजोनेंस, रेजोनेंस पे क्या होगा, एक्सएल एक्स से जीरो होगा तो फाइव भी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेन फाइव है ना, ये ला टेन फाइव का फॉर्मूला, जीरो आ जाएगा। तो कॉस कितना हो जाएगा, वन। तो क्या होगा, रेजोनेंस पे भी पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द रेजोनेंस। अब आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें दो लूप होते हैं, मतलब दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, उसके दो साइड में बांधी हुई होती है। बस क्या होता है, इसमें अपन करंट पास करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और उस फ्लक्स के कारण वो इसको क्रॉस करता है तो इसमें भी क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, उस सब का डिस्कशन है। देखो, फॉर मैनी पर्पजेज, तो ये किस लिए काम में आता है, बेसिकली ये काम में आता है, सपोज आपको 33 kV है, 33,000 है, और मुझको इसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये किस में काम आ जाएगा, इसमें क्या लगाएंगे अपन, ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ठीक है, सो फॉर मैनी पर्पजेज इट इज़ नेसेसरी टू चेंज और ट्रांसफॉर्म एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू, मतलब उसको या तो हायर वोल्टेज में या लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए किसका, ट्रांसफार्मर का यूज होता है। दिस इज डन विद अ डिवाइस कॉल्ड ट्रांसफार्मर यूजिंग द प्रिंसिपल और म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत बार बोला जाता है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ कॉइल्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें दो डिज़ाइन होती है, एक डिज़ाइन ये है, इसमें तो बिल्कुल कनेक्टेड दिख ही नहीं रही है। दूसरा एक होता है वो एक के दूसरा, एक के ऊपर दूसरी, लेकिन इसमें बीच में इंसुलेटेड कुछ लगा होता है ताकि ये दूसरे के कनेक्टेड ना हो। ठीक है, कनेक्टेड रहेगा तो डायरेक्ट करंट पास हो जाएगा, इंडक्टेंस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो नहीं करना है। each other, they are wound on a soft iron core, either one on the top of other or separate limb. One of the coil is called primary coil with NP turns. Another coil is called secondary coil with NS turns. Often the primary coil is in the input coil, secondary coil is the output coil. ठीक है, इसमें बस सिंपल है, कुछ नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, इंड्यूस ईएमएफ d∅/dt होता है, लेंथ जो हमें अपन ने पढ़ा था। बस उसका जो जितना क्या बोलते हैं उसको, टर्न्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आ गया मतलब जितना ईएमएफ ये निकालेगा उतना का उतना तो आगे प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी जितना करेगा उतना उतना सेकेंडरी, उसमें सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो दिस वीएस यानी कि सेकेंडरी में कितना इंड्यूस होगा, एनएस इंटू d∅/dt। अब इसके कारण क्या होगा, वापस प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई ऑल्सो इंड्यूस एन ईएमएफ कॉल्ड बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी। प्राइमरी में जो ईएमएफ होगा उसको बोला जाएगा ये माइनस एन, मतलब पहले मैंने करंट दिया प्राइमरी में, तो प्राइमरी के कारण किस में इंड्यूस हुआ, सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी के कारण प्राइमरी में भी इंड्यूस होगा, तो वो कितना होगा, इतना होगा। इसको बोला जाता है जो वापस इंड्यूस होगा उसको बैक ईएमएफ। ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब ठीक है, इतना इतना ये होगा, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पर टर्न्स वगैरह पे डिपेंड करेगा, तो इक्वल तो नहीं होंगे। इसका आप रेशियो ले हुए, ठीक है, रेशियो लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, सो VS/VP मेरा जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, NS/NP। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा टर्न रहेगा उतना का उतना ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या अपन ने अजम्पशन किया, देयर आर 3 अजम्पशन कि प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल। प्राइमरी रेजिस्टेंस और करंट क्या है, स्मॉल है। द सेम फ्लक्स लिंक टू बोथ द प्राइमरी सेकेंडरी एज वेरी लिटल फ्लक्स एस्केप फ्रॉम द कोर, मतलब जो है वो फ्लक्स जितना आ रहा है, जितना प्राइमरी सेकेंडरी को दे रहा है उतना का उतना सेकेंडरी प्राइमरी को दे रहा है। कोई भी लीकेज नहीं है, ऐसा हमने माना है। सेकेंडरी करंट इज स्मॉल, सेकेंडरी करंट भी क्या है, स्मॉल। इफ़ द ट्रांसफार्मर अज्यूम टू बी 100% एफिशिएंट, अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है तो जितना पावर इनपुट था उतना पावर आउटपुट होना चाहिए था, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, पावर क्या होता है, IV। ठीक है, तो बस यहाँ से इसका किसका रेशियो निकल गया, VS/VP विच इज इक्वल टू IB/S। तो इसका रेशियो अपन को ऑलरेडी यहाँ से पता है, तो ये तीनों का रेशियो निकल गया। ठीक है, तो इसमें सिंपली से बोला जाए तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखो यहाँ पे VS और ये IS क्या है, अपोजिट है दोनों। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है बस, बाकी तो ये आपको निकाल दिया गया है।
कि आपको सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है तो सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न है डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल के टर्न इनटू कितना वोल्टेज है। तो आपकी टर्न्स ज़्यादा है तो वोल्टेज जो है वो ओवरऑल इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी इसके टर्न्स ज़्यादा है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, सो अगर सेकेंडरी में ज़्यादा है तो प्राइमरी से भी मेरा सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर मेरा ये वोल्टेज कम है और ये वाले प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है तो मेरा सेकेंडरी ज़्यादा कम होगा, प्राइमरी ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। ठीक है, मतलब अपने 33 kV से 220 किया तो स्टेप डाउन हो गए। ठीक है, सो इसको आप पढ़ लीजिएगा। कॉइल ग्रेटर नंबर ऑफ टर्म्स देन, अगर सेकेंडरी में ज़्यादा है तो क्या होगा, वोल्टेज स्टेप अप। ठीक है, वोल्टेज बढ़ जाएगा। दिस इन टर्म्स अरेंज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। हाउएवर इन दिस अरेंजमेंट देयर इज लेस करंट इन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी, क्योंकि करंट अपोजिट होता है तो वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इफ़ द सेकेंडरी कॉइल इज लेस टर्न देन द प्राइमरी, सेकेंडरी कॉइल में कम है तो कम वोल्टेज होगा और करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। एंड करंट क्या होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा होगा जब वोल्टेज कम होगा तब। दैट इज वोल्टेज इज स्टेप डाउन और रिड्यूस, द करंट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो अब इसमें द इक्वेशन ऑब्टेन अबव इज आइडियल फॉर ट्रांसफॉर्मर विदाउट एनी लॉस, बट एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसमें एनर्जी लॉसेस भी होते हैं। वो कौन कौन से लॉसेस होते हैं देखो। पहला होता है फ्लक्स लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कौन कौन से लॉसेस है और उनको कैसे कैसे कम किया जाता है, तो इसी में लिखा हुआ देखो। देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लॉस, दैट इज नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू द प्राइमरी passes through the secondary due to the poor design of the core or the air gaps। डिज़ाइन की वजह से या फिर एयर गैप्स की वजह से प्राइमरी जितना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो सेकेंडरी के पास नहीं पहुंच पाता है और फ्लक्स का क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है। और इसको कैसे रोका जाए, इट कैन बी रिड्यूस बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर द अदर। ठीक है, तो दो डिजाइन पड़ जाते हैं, एक तो वन ओवर द अदर डिजाइन था और एक ये प्राइमरी एक सेकेंडरी अलग अलग थे। दो डिजाइन पड़े थे ना अभी ने, तो जो पहला डिजाइन होता है उसको प्रीफर करना चाहिए क्योंकि उसमें फ्लक्स लीकेज कम होता है। दूसरा होता है जो वाइंडिंग होती है उसका भी तो रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, द वायर यूज्ड फॉर वाइंडिंग हैज़ सम रेजिस्टेंस एंड सो एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द वायर। ठीक है, सो इन हाई करंट द लो वोल्टेज वाइंडिंग दीज आर मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर। कैसा वायर यूज़ करना चाहिए, थिक वायर यूज़ करना चाहिए इसको मिनिमाइज करने के लिए। एडी करंट्स क्या होता है, द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन द आयरन कोर। आयरन कोर जो है उसमें भी तो करंट इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स पास कर रहा है एंड उसको क्या करेगा, हीट करेगा। सो उसको क्या करना चाहिए, उसको कम करने के लिए रिड्यूस बाय लेमिनेटिंग कोर को लेमिनेट करना चाहिए। ठीक है, फिर होता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस होता है कि जो आयरन कोर है जिसके ऊपर आपने वाइंडिंग की है उसके ऊपर भी तो फ्लक्स पास कर रहा होगा, तो फ्लक्स का पास कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे फ्लक्स हो रहा होगा बार बार चेंज, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें गर्म होकर जो है वो काफ़ी लॉस करने लगेगा। उस लॉस को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इज रिपीटेडली रिवर्स बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लस माइनस के बार बार रिवर्स हो रहा है क्या, मैग्नेटाइजेशन। द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द कोर इज अपियर्ड एज हीट एंड इट इज केप्ट टू अ मिनिमम बाय यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल विच हैज़ लो हिस्टेरेसिस लॉस। कैसे कम किया जाए, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करना है जिसका लो हिस्टेरेसिस लॉस हो। देखो क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है सारा लिखा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये अपने घरों में बिजली कैसे आती है वो बताया गया कि भाई पावर स्टेशन होता है वहाँ पे 33 kV का kV से आउटपुट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं स्टेप डाउन लगाऊंगा। ठीक है, स्टेप डाउन लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ से ट्रांसमिट करके मेरे घर के पास आ गया तो यहाँ पे स्टेप अप लगाऊंगा अगेन। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टेप अप लगाऊंगा क्योंकि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज होना है, तो हाई वोल्टेज जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पावर क्या होता है IV, वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट क्या हो गया, कम। ठीक है, और अगेन वोल्टेज पावर क्या होता है I²R, तो जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतना ज़्यादा लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेप अप, यहाँ पे स्टेप डाउन, ये आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।